विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी मीरा पुस्तकधारिणी भयदा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय विगम्यो महेश्वरा चित्तं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनिम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां पुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी माहेश्वराणि। पूर्व के पाठ में हम त्रि शब्द है जो नित्य बहुवचनांत चलता है उसको तो नित्य बहुवचनांत चलता है तो सभी उसमें बहुवचन प्रत्यय ही आए, एक वचन द्विवचन प्रत्यय आए ही नहीं, तो वो हमने पूर्व के पाठ में ये सिद्ध किया। बताएंगे, आप भी बताना चाहेंगे कुछ इसमें? ऑनलाइन वालों ने भी कुछ भेजा, हाँ बताइए। अस्मत् में झलाम जसवंते कहाँ पर लगा है? जलाम जसवंते, हाँ मतलब जस आदेश होता है क्या जलाम जसवंते में? तो जस किसको आदेश किया है? और कोई कल्पना? चलो मैं थोड़ा हिंट करता हूँ सभी को, आपको भी हिंट करता हूँ, आप फोन पे हैं, एक बार और थोड़ा विचार करो। युष्मत अश्मत की तो बात है, मैं अब जो स्पेसिफिकली पूछता हूँ जिससे और ये क्लियरिटी हो जाएगी कि पूछ क्या रहे हैं, और थोड़ा क्लियरली पूछता हूँ। संज्ञकाः धन्त्रिषु, संज्ञकाः धन्त्रिषु में कौन सा सूत्र है? अब आप सब बता, चलो वो ठीक है, विसर्जनीय वाला बता दिया। अब ये इन्होंने भी सही बताया था फोन पे ये, और ये अब जो अस्मद है, ये अस्मद से बाद में सट लिखा है, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, अस्मद से बाद में एक पद निकल रहा है अस्मत, एक निकल रहा है सट, यहाँ क्या संधि विचार है ये बता दीजिए, ठीक है। अब ऐसे उलझने से अच्छा फटाफट लेते हैं। अस्मत इसमें से निकला, अस्मत समझो हम एकदम ऐसा लिख दे रहे हैं, बिल्कुल इसको निखार के ये अलग ही हमने लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ये अस्मत निकला एक, और ऐसे ये अस्मत, ये ऐसे लिखा हुआ है अस्मत सट, ऐसे अलग लिख दिया हमने, ये एक पद है। अब इसका विच्छेद करेंगे आप, अब ये बता दीजिए, तो स्पष्ट है बोर्ड पर। अस्मत सट में ना पदांता टोर नाम की कल्पना सम्यक है या कोई और कल्पना इसमें संभव है? और भी की जा सकती है। और की जा सकती है क्या, जरा बता तो दो। इसमें ये कहा पदांत वर्ग से परिणाम के नकार को छोड़कर अन्य शकार वर्ग को स्तुत्व का विरोध करता है ना, वो निषेध करता है ना स्तुत्व का। हाँ जी। तो एक दृष्टि से तो उन्होंने सोचा है कि वो स्तुत्व का विरोध करता है, लेकिन आप ये सोचिए कि ये क्या इन्होंने दृष्टि ये सही लगाई ना पदांता टोर नाम में, इन्होंने एक दृष्टि लगाने की कोशिश की कि वो स्तुत्व का निरोध करता है, ऐसा इन्होंने सोचा है, लेकिन स्तुत्व का विरोध वो कब करता है? वो तो स्तुत्व का तो तब विरोध करता है जब नाम के नकार को छोड़कर बाकी सब। आप निर्णय करके बताइए,
आपने सूत्र तो कहीं बताए, उसमें से आप निर्णय करके बताइए आपकी दृष्टि से क्या ठीक है। एक एक की वृत्ति को देखते जाइए ना पदांता। मैं बताता हूँ, आप लोग ऐसे उलझे रहोगे, पाठ आगे नहीं बढ़ेगा। ना पदांता टोरनाम यदि आपके मन में कल्पना आ रही है तो ना पदांता टोरनाम की वृत्ति पर निगाह डालो। तो ना पदांता टोरनाम की वृत्ति क्या कहती है? पदांत टवर्ग से पर में कुछ मांगती है ना वो। तो पदांत टवर्ग से पर में तो कुछ है नहीं यहाँ पे। वृत्ति क्या कहती है? ना पदांत टोरनाम की पदांत टवर्गात है ना। तो पदांत टवर्गात कहाँ है? तो कट हो गया, वो खत्म करो, फिर आगे चलो। आपने फिर आगे बोला तोशी, तो तोशी आप देखिए, तोशी की कल्पना फिट हो रही है क्या? टवर्ग से परे वो शकार मांग रहा है, तो कल्पना ठीक बैठ रही है। तो अपनी बात को पक्का करने के लिए स्वयं उसको दोहराओ। बात बोलते बोलते भी फिर कंफ्यूजन हो जाता है नहीं तो। अच्छा, कुछ ऐसी भी कल्पना की जा सकती है, तोशी की बिल्कुल सही कल्पना है। कल्पना करने के लिए आप इसमें ऐसी भी तो कल्पना कर सकते हैं कि यदि ये कुछ इस प्रकार हो, कि यहाँ पर ये अस्मद है, तो अस्मद से दकार से वो तकार बन गया, दकार से तकार बन गया, अस्मद से दकार से तकार में क्या बन गया? तो खरीचा भी तो होता है। खरीचे की कल्पना नहीं आई दिमाग में, वो अलग बात है कि उसमें आप उसको काट दो, लेकिन कल्पना तो आए एक बार मन में। क्योंकि अभ्यास क्या करना है कि सारे सूत्र उन वर्णों को लेकर प्रस्तुत हो जाएं। ये तो अभ्यास है हमारा कि सारे, अब खरीचे की कंडीशन तो मिल रही है दिमाग में, तो ये भी आना चाहिए था। भले उसको तोसी से काटो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन कल्पना तो करो कि खर प्रत्याहार का वर्ण पर में है, शकार खर में तो आ रहा है ना ये खरीच है। और खर से पहले वो क्या मांगता है? कर के पूर्व में झल, तो झल में तकार आ गया, झल में तकार आ रहा है ना, झल से पर में खर मिल रहा है, तो चर आदेश कर दो। तकार नहीं दकार, अस्मद है। तो यदि अस्मद है तो अस्मद से तो पहले इसको अस्मद बना सकता है वो। खरीच अस्मद से अस्मद नहीं बना सकता इसको, फिर अस्मद के बाद तोशी ने आगे नहीं बढ़ने दिया। एक कल्पना खरीचे की करके देखनी चाहिए। और खरीचे की ये विशेषता बताई थी आपको कि यदि झलाम जसवंते लगा दिया, यदि ऐसी कंडीशन में झलाम जसवंते लग गया, तो झलाम जसवंते लगने के बाद में खरीचा उसका काम बिगाड़ देता है। ये आपको बताया था कि नहीं? तो ये बातें जो कही हुई हैं आपको, उनको एक बार आप रिवाइज करें। वीडियो है, सब कुछ है कि ये बात बोली हुई है, आगे भी ध्यान रखेंगे। यदि जलाम जसवंते भी लग जाए तो खरीचा उसका काम बिगाड़ता है। कैसे बिगाड़ता है? फोन पर आपको समझ आ रही है बात? यदि हमने कहीं जलाम जसवंते लगा दिया और उसी रूप में, अर्थात उसी वहां पे कुछ ऐसा है, झलाम जसवंते कब लगता है? झल को जश आदेश करता है पद में, ठीक है, झल को जश करता है, यानी झल तो पूर्व निमित्त हो गया कि नहीं हो गया? अब खरीचे कब कार्य करता है? जब झलाम जसवंते ने झल को जस आदेश किया, माना झल में हमारा जो है तकार है, ठीक है। अब इस उदाहरण को नहीं लेना, एक सामान्य बात बता रहे हैं। हमारा झल में तकार है, ठीक है, और झलाम जसवंते ने सीधे सीधे काम कर दिया। सीधे सीधे काम करके उसने तकार को दकार बना दिया, जस आदेश करके बना देगा ना तकार को दकार, झलाम जसवंते। और यदि वहां खरीचे सूत्र भी लग सकता है, अर्थात पर में कोई खर का वर्ण बैठा है, तो खर पर में मिलते खर क्या करता है? खरी में क्या करता है? वो वर्ग का वो शॉर्टकट जो बताया था, वो क्या करेगा? चर आदेश करेगा, और चर में से वो वर्ग का प्रथम वर्ण कर देगा। यानी तकार से दकार बनाया था, फिर वो दकार से उठा के तकार कर देगा। अब आई बात समझ में? काम बिगाड़ दिया कि नहीं बिगाड़ दिया? झलाम जसवंते ने तकार को दकार बनाया था और खरीचा ने दकार से फिर को उसको तकार ही बना दिया। ऐसी कल्पनाएं मन में रहें, इस वजह से हमने इस बात का थोड़ा किसी की, ठीक है, विचार कर लेना। ये बात वीडियो में तो जा ही रही होगी, तो बार बार इसको सुन के देख लेना, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने त्रिशब्द की कल्पना, त्रिशब्द के रूप की बात कही थी कल। त्रिशब्द को लेकर शायद कुछ एक पंक्ति बच गई थी, तुमने कहा था कल बता देंगे। तो ये पंक्ति थी गौणत्वे अपि प्रिय त्रायाणाम, यही थी ना पंक्ति वो जो पूछ रहे थे आप? ये पूछ रहे थे ना आप भी कल? हाँ, ये रह गई थी ना कल। तो गौणत्वे अपि, ये कह रहे हैं कि इसका पहले हिंदी अर्थ देख लेते हैं। गौणत्वे अपि, जब गौण हो, कौन? त्रिशब्द। गौणत्वे अपि मतलब जब त्रिशब्द गौण हो, उस समय भी प्रिय त्रायाणाम, उस समय भी ये प्रिय त्रायाणाम रूप बन जाना चाहिए। अब इसकी पूरी बात क्या है? पूरी बात ये है
कि आप ये देखते हैं कि बहुव्रीहि समास एक होता है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, उस समास में अन्य पद प्रधान समास वो होता है। अन्य पद जो होगा उसको वो प्रधान कर दे, अर्थात जो दो पद होंगे, समास का मतलब क्या होता है, संधि का मतलब भी मेलन होता है और समास का मतलब भी मेलन होता है। तो वो जो दो पदों का मेलन वो कर रहे हैं, जिनको समस्त कर रहे हैं, जिनको मिला रहे हैं, उन दो पदों को वो प्रधान नहीं मानेगा, ना तो पूर्व पद को प्रधान मानेगा बहुव्रीहि समास में, क्योंकि कुछ समास आप लोगों ने पढ़े नहीं है, तो आपको सिर्फ इतना समझ लो कि दो पद हैं, एक पूर्व पद है, एक उत्तर पद है। अब उसमें जब समास बनाएंगे, हम उसका समास करेंगे, तो या तो पूर्व पद प्रधान होता है या फिर पर पद प्रधान होता है। लेकिन बहुव्रीहि समास में ना तो वो पूर्व पद को प्रधान मानता, ना उसको वो पर पद को प्रधान मानता, बल्कि वो तो अन्य पद को प्रधान मान लेता है। जैसे विश्वनाथ में हम कोई समास करने लगे कि विश्व का नाथ है, तो विश्व शब्द के अर्थ को भी वो नहीं कर रहा है और नाथ शब्द के अर्थ को भी नहीं कर रहा है। विश्व का नाथ तो ईश्वर में चला गया, वो तीसरा पद ईश्वर है कि नहीं है विश्वनाथ। जैसे बाबा विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ को विश्वनाथ नगरी में बोलते हैं विश्वनाथ, तो विश्वनाथ का समास करते हैं तो कहेंगे कि विश्वस्य नाथ, विश्व के जो नाथ हों, तो विश्व के जो नाथ होंगे वो तो कोई तीसरे ही है ना तो वो विश्व है, ना तो वो नाथ है, वो तो विश्व के नाथ, ना तो वो विश्व पद का अर्थ है, ना नाथ पद का अर्थ है, वो तो विश्वस्य नाथ तीसरे में चलेगा। अर्थात अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास होता है। ये बात पकड़ में आई बहुव्रीहि समास की, फिर आगे बात चलेगी। बहुव्रीहि समास की बात पकड़ में आई फोन पर। हाँ, तो इसी तरह से जब हम इस त्रय शब्द को समास में कहीं ले जाएंगे, त्रय शब्द को हम इस प्रकार समास में ले जाएं, प्रियः त्रयः यस्य सः। प्रियः यानी प्रिय हो, त्रयः तीन, यस्य जिसको, सह वह व्यक्ति जिसको तीन प्रिय हो। तो ये भी बहुव्रीहि समास है, अन्य में चला गया नहीं चला गया, जिसको न तो प्रिया शब्द का अर्थ में प्रधान मान रहे हैं, ना हम त्रि शब्द का जो प्रथमा बहुवचन बना है त्रयः प्रियः बोर्ड पर लिख रहे हैं, जो देख रहे होंगे या बाद में वीडियो देखते होंगे। त्रि शब्द की चर्चा चल रही है। प्रियः प्रथमा बहुवचन त्रिका त्रयः, यस्य सः बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि कई लोग इसको व्याकरण लोग जल्दबाजी में बहुरी बोलते हैं, तो जिसको बहुरी बोलते हैं वही बहुव्रीहि है, कंफ्यूज नहीं होना कि बहुरी अलग तो नहीं है। तो प्रियः त्रयः यस्य सः, अर्थ तीसरे में चला गया कि नहीं चला गया अन्य पद में, जिसको तीन पसंद है। अब कोई भी तीन हो सकती है, तीन वस्तुएं पसंद है, तीन स्त्रियां पसंद हैं, या तीन चीजें कुछ भी प्रिय हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम, प्रियत्री। बात समझ में आई। प्रियः त्रयः यस्य सः, जिसको तीन पसंद हो, ऐसे व्यक्ति को हम प्रियत्री बोलते हैं। ये समास हो गया, ठीक है। अब वैसे तो ये समास तो कहीं भी लग सकता है, क्योंकि तीन वस्तुएं तो किसी को भी पसंद हो सकती हैं, किसी भी व्यक्ति को कोई भी तीन वस्तु भी पसंद हो सकती हैं। समझो कोई जड़ वस्तु पसंद हो सकती है, मोबाइल इत्यादि, या कोई तीन चेतन लोग पसंद हो सकते हैं, या किसी को तीन दोस्त अपने पसंद हो सकते हैं। लेकिन इसका रूढ़ अर्थ या ऐसा भी कहा जाता है, गुरुजन कहते हैं कि प्रियात्र है, ऐसा कह दो कि तीन स्त्रियां जिसको पसंद हो, तो उस दृष्टि से देखेंगे उस प्रिया हो जिनकी तीन, तो दशरथ महाराज में ये चला गया, भगवान श्री राम के पिताश्री में ये चला गया कि ऐसे भी प्रियात्री उनको भी बोल सकते हैं, अन्य को भी बोल सकते हैं। तो शब्द क्या आ गया, प्रियत्री। सामासिक पद है तो इसकी क्या हो गई, समास से नहीं, इससे इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा तो हो गई क्योंकि समासिक पद है, समास की दृष्टि से कृत तद्धित समास से आप कर लेंगे इसकी प्रातिपदिक संज्ञा। अब जो इसका रूप चलाएंगे आप, प्रियत्र शब्द क्या बन गया हमारा, प्रियत्री शब्द बन गया अभी प्रियत्री। अब सामान्य त्री नहीं रहा, ये समास वाला आ गया, ठीक है। जैसे पहले पति से भूपति की बात कुछ और हो गई थी, पति की कुछ और बात थी, भूपति की कुछ और बात थी। क्या परिवर्तन आया था, फोन पे बताएंगे। पति और भूपति में समास होने से लघु संज्ञा, लघु संज्ञा ये कहां से पढ़ लिया आपने, पढ़ाने के पहले। लघु सिद्धांत कौमुदी में लघु संज्ञा है,
लघु संज्ञा भी है, आगे आएगी, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ाई हमने। भू संज्ञा भी है, लेकिन अभी नहीं पढ़ाई हमने। घा संज्ञा किसकी थी घी संज्ञा? पति की या भूपति की? किसकी थी? हाँ जी, ये भी ना बात। तो अब ये प्रियत्री शब्द है, तो प्रियत्री शब्द को भी आप कैसे चलाएंगे? हरिवत चलाएंगे। ठीक है, तो बाकी रूप तो इसके आप हरिवत बना लेंगे, इसको तो दोहराने की जरूरत नहीं है। हरिवत आप रूप बनाएंगे इसके, प्रियत्री ही, प्रियत्री, प्रियत्रयः, प्रियत्रिम, प्रियत्री, प्रियत्रीन, प्रियत्रीणा, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभिः, प्रियत्रये, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभ्यः, प्रियत्रेः, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभ्यः, प्रियत्रेः, प्रियत्रिभ्योः। अब जो आ रहा है षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी के बहुवचन में क्या आ गया प्रत्यय? प्रिय, त्रि, धन, आम। अच्छा, ये एक बड़ी खूबी है कि दुनियादारी के जो आम हैं वो सीजन में मिलते हैं, लेकिन पाणिनि जी के आम जो है 12 मास मिलते हैं, 12 महीने। तो आम है ये प्रियत्री धन आम। तो प्रियत्री धन आम में जो त्रिधन आम में किया था वो यहाँ भी हो जाएगा। हालांकि त्रि शब्द यहाँ पर गौण हो गया, क्योंकि समास में अन्य पद प्रधान होने से बहुव्रीहि समास में गौणत्वे अपि, यानी त्रि शब्द गौण होने के बाद भी, क्योंकि ना तो यहाँ प्रिय शब्द मुख्य है ना त्रि शब्द मुख्य है, दोनों ही गौण हो गए, तीसरा कुछ और जो है मुख्य हो गया। यानी कि त्रि शब्द समास में गौणत्वे अपि, गौण होने के बावजूद भी यहाँ पे भी जैसे त्रि शब्द को त्रय आदेश आम के पर रहते किया था, यहाँ पे भी त्रि शब्द को त्रय आदेश हो जाए, ये इस पंक्ति का मतलब था। तो त्रि को त्रय आदेश कर दीजिए, तो क्या हो गया? प्रिय त्रय हो गया ना आदेश, त्रय, प्रिय त्रय, धन आम। कौन सा आम? पाणिनि जी का आम, पाणिनि जी के पेड़ का आम है ये, प्रिय त्रय आम। अब प्रिय त्रय आम में कौन सूत्र लगेगा? आप बताएंगे फोन पर। हर्ष अध्यापो नोट, क्या हो जाएगा आगम? नोट का। नोट का आगम होने के बाद में फिर दूसरा कौन सा सूत्र लगेगा? नामी। तो नामी से क्या बन जाएगा ये? त्रया, और फिर क्या लगेगा? अटकुप। तो क्या बन गया रूप यहाँ पर? प्रिय त्रया राम। ठीक है, ये था, अब इसकी चर्चा रह गई थी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे जो ये हो गया है प्रिय त्रिनाम हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे एक शब्द आ रहा है, संख्यावाचक शब्द है, शब्द है द्वि। द्वि अर्थात तो ऐसा शब्द आ रहा है, क्योंकि ये द्वि शब्द भी हर्ष विकारांत ही है, तो इसको भी ले लेके बाद में फिर दीर्घ का विवेचन शुरू कर देंगे। तो शब्द है तो द्विशब्द आ रहा है। द्विशब्द के लिए अर्थ है इसका तो सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। तदादि नामः, तदादि नामः, तदादि नामः। अच्छा, इसमें तदादि नाम में कितने पद हैं? कितने पद हैं? दो पद। एक है एक
पद है त्यदादि नाम, दूसरा पद है अह। एक पद है त्यदादि नाम, दूसरा पद है अह। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तोड़ दिया, मकार जो है वही टूटा है। तो त्यदादि नाम जो है वो षष्ठी है, बहुवचन, और जो अह है वो प्रथमा है। ठीक है। अच्छा, सूत्र को देखने से ये तो पता चलता होगा कि किसी में षष्ठी आई है, किसी में प्रथमा आई है। तो जिसमें प्रथमा आई है वो तो आदेश होने जा रहा है, और जिसमें षष्ठी आई है तो उसके स्थान पर होने जाएगा, क्योंकि षष्ठी स्थानीय होगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है देखने से। यानी कोई त्यदादि है, उन त्यदादि के स्थान पर अ आदेश होना है, अ आदेश होना है। तो ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। तो ठीक है, क्या कह रहे हैं कि एषाम अकारौ विभक्तौ, एषाम अकारौ विभक्तौ, कह रहे हैं कि यदि विभक्तौ सप्तमी हो गई ना, विभक्ति की रूप बनाए ना आप लोगों ने, हरौ भी तो बनाया था कि नहीं। अब ऐसे थोड़ा विभक्ति जैसे जैसे हम रूप सीखते जा रहे हैं तो विभक्ति हमारी माइंड में अपने आप आ जानी चाहिए। कह रहे हैं कि विभक्ति परे रहने पर, सप्तमी है तो पर में रहेगी, विभक्ति परे रहने पर ये जो त्यदादि शब्द हैं, एषाम किसके लिए बोला इन्होंने? त्यदादि शब्दों। ये जो त्यदादि शब्द हैं इनके स्थान पर अकार आदेश हो जाए। ये जो त्यदादि शब्द हैं इनके स्थान पर अकार आदेश हो जाए यदि विभक्ति पर में है। जैसे कि क्या है, हमारा द्वि शब्द है। अब द्वि शब्द ये त्यदादि में आता है, आपको याद है, पढ़ा था पहले, त्यद, तद, यद, एतद, इदद, इदम, अदस, एक, द्वि। बस यही तक तदादि है, ध्यान रखना, क्योंकि महाभाष्य में इसका निर्णय हुआ है। नहीं तो इसके आगे भी जा रहे हैं शब्दों, किम है कि नहीं है, भवतु किम, वो सब आएंगे, लेकिन उनको तदादि में नहीं गिना है। यहाँ पर तदादि जब बोल रहे हैं तो तदादि में आप इन्हीं शब्दों को लेके चलना, नहीं तो त्यदादि नाम सूत्र नहीं लगेगा। त्यदादि का निर्णय हो चुका है, भाष्य में निर्णय हुआ है कि त्यदादि शब्द कौन कौन से? त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, एक, द्वि। ये 8 शब्द हैं जो त्यदादि में आते हैं। इनमें क्योंकि त्यद जो है पूर्व में है तो त्यदादि ऐसे बोल देते हैं। कहते हैं ऐसे शब्दों के त्यदादियों को क्या हो जाए? अ आदेश हो जाए, अकार हो जाए। तो अकार आदेश हो रहा है तो इसकी व्यवस्था कौन सूत्र देता है? किसको होना चाहिए? अंतिमल को। अंतिमल कौन कहता है? अलोन्तस्य। तो अलोन्तस्य क्या कह रहा है कि द्वि शब्द है। अब द्वि शब्द में हमें अकार आदेश करना है, तो द्वि शब्द में अकार आदेश करने से क्या हो जाएगा? द्वि में द्वि शब्द है ये, इसमें से ये ई के स्थान पे अंतिमल ई है, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? अकार आदेश। तो द्वय बन गया, नहीं बन गया ये? ठीक है कि नहीं? और ये जो द्वय है ना, द्वय, ये द्वय ऐसा है, द हलंत है और वकार जो है इसमें पूरा है। ऐसा बताने का कारण ये है कि अब इसका रूप रामवत चल जाएगा, क्योंकि अकारांत शब्द हो गया कि नहीं हो गया ये। अब इसका रूप जो है आप रामवत चला लेंगे। अच्छा, द्विवचन में चलेगा, द्वि का मतलब 2 है, तो द्विवचन के प्रत्यय लगाने हैं, तो इसका रूप बनाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग इसका रामवत रूप अपने पेपर पे स्वयं से बनाना। ठीक है, आ गया ना समझ पर? फोन समझ में आ रहा है ना? इसका रामवत रूप आप बना लेना। सीधे सीधे इसमें द्विवचन प्रत्यय होने अप्रत्यय हो जाएंगे तो 2 विभक्ति में तो वैसा ही बन जाएगा। बस ये सब लिख देना। राम के द्विवचन के प्रत्ययों में कौन कौन से सूत्र लगते हैं उससे थोड़ी आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी, इसलिए मैं इसको जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ। बना के हमें भेज दिया करें, ऐसा अवश्य किया करें। आप बना के बैठे हुए होते हैं, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन हमें भी आप लोग फोटो खींच के एक भेज दिया करें, हमें भी संतुष्टि हो जाएगी, बड़ा सुंदर लगेगा, देख लेंगे उसको। चलो, ये द्वि शब्द की प्रक्रिया इस प्रकार से पूरी हो गई। ठीक है, तो इसके रूप आप जो है बना लेना। जब बना लेंगे तो फिर कोई बात बचेगी। अच्छा, अब आगे आ रहा है त्यदादि नाम में ही पाति लोकमिति पपीहि। एक शब्द आ रहा है, पारक्षण धातु से शब्द बनता है। पारक्षण धातु में औणादिक ई प्रत्यय होता है। पारक्षण अदादिगण आप आगे पढ़ेंगे तब आएगी पारक्षण धातु, उसमें औणादिक ई प्रत्यय होके द्वितीयकार होके पपी एक शब्द बनता है, पपी। अच्छा,
पपी शब्द जो है, पपी शब्द का क्या है, ये कहते हैं इसका, इसमें समास भी करते हैं। समास करके इन्होंने इसमें लिखा है पुस्तक में, पाति लोकमिति पपी, यानी लोक की जो रक्षा करे, लोक की जो रक्षा करे। तो रक्षा करने के अर्थ में कहते हैं कि भाई रक्षा करने के लिए ऐसा समझ लो, सूर्य भी बड़े रक्षक हैं, बड़ा हमसे उनसे प्राप्त है, तो सूर्य में इसको रूढ़ कर देते हैं पपी शब्द को, ले जाने को ईश्वर में ले जाओ, रक्षा तो करते ही हैं। तो पपी शब्द ये आ गया। अब पपी शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सबसे पहले जो प्रत्यय आएगा वही अपना सुओजस, जो हमारे 21 प्रत्यय हैं उसमें से पपी शब्द में। अब ये दीर्घिकारांत चल पड़ा ना, पपी शब्द जो है ये दीर्घिकारांत है, ये बात ध्यान देना। और स्वीकारांत का जो हमारा कार्य है वो सारे हो चुके, द्वि तक थे जो लघु के अनुसार। अब द्वि से आगे ये इन्होंने पपी शब्द लिया है जो कि दीर्घिकारांत है। तो शब्द है पपी, सूर्य के लिए है, और पपी धन सुप्रत्यय आ गया हमारा, ये सूर्य के लिए है। ये उकार को तो आप भेज ही देंगे, इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, वो उपदेश से और तस्य लोप से इसका लोप कर देंगे, सकार मात्रा का शेष रह जाएगा। तो स्थिति हो जाएगी हमारी पपी धन सकार। अब पपी धन सकार की स्थिति में आप ये देखिए कि आपने सकार की स्थिति में जब सकार कोई आ जाए तो कोई सूत्र पढ़ा था क्या? ऐसा कोई हल्ग्याभ्यो दीर्घात सुति सी, ऐसा कोई सूत्र था क्या? वो सूत्र यहाँ लग सकता है? जरा विचार करके बोलना, जल्दबाजी नहीं है, पुस्तक आपके पास है, और हो सकता है कोई कोई तो हिंदी टीका भी खोल के बैठा हो, चाहे कुछ भी खोल के बैठा हो, लेकिन उत्तर दे। पपी धन सकार की स्थिति में हल्ग्याभ्यो दीर्घात सुति वाला सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा? तो लगेगा तो क्यों लगेगा? आराम से उत्तर दे। पाठ आप लोगों को सिखाने के लिए चल रहा है, आवृत्ति मात्र नहीं करनी है, सिर्फ सोच के उत्तर दे। पपी दीर्घिकारांत है, पपी धन सु ऐसा है, और अभी बताया पपी शब्द जो है पारक्षणे धातु से बना है, और पारक्षणे धातु में औणादिक ई प्रत्यय होके द्वित्व होके ये बना है। इस प्रकार इसकी उत्पत्ति बताई है पपी शब्द की, यानी इकार जो इसमें आया है पपी शब्द में वो इकार औणादिक ई है। सोच लिया हो तो बताना चालू करें सब लोग, भेजना चालू करें फटाफट। आप बताएं फोन पर। परे या पूर्व में? हाँ, घी पर में होगा। अच्छा, घी नहीं है ना? वृत्ति क्या कह रही है? हलंतात परम दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदंचाच, यानी हलंत से परे, दीर्घ से परे या गियंत से परे, इन तीनों से परे बोला है। या तो हलंत से परे हो, या दीर्घ से परे हो, या गी से परे हो। ऐसे दीर्घ और गी से परे हो। दीर्घ गी की बात हुई है, नहीं दीर्घ गी की बात हुई है। दीर्घ जो गी हो, खाली दीर्घ नहीं, दीर्घ जो गी हो। यौ भी आ गया ना, यौ दीर्घ जो गी हो, गियंत हो। गी में 3 बताए थे, गीस गीप गिन। आप बताइए, उत्तर आप दीजिए जी स्वामी जी, तो उत्तर आप देंगे तो माना जाएगा। हाँ, क्या मानेंगे फिर इसको? होगा कि नहीं? नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ नहीं लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि ये औणादि की से बना है, ये गीस गीन से नहीं बना है पपी शब्द। ठीक है ना, ऐसे क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में यह सूत्र से इसका सु का लोप जो है नहीं होगा। जब सु का लोप नहीं होगा तो क्या बना दोगे आप इसको? लोप नहीं होगा तो सामान्य सूत्र जो आपने पढ़े हुए लगा दीजिए। पहले क्या कर दिया इसको? पपिस सासा जुसरू तब लगता है जब पद संज्ञा हो जाए। पद संज्ञा तब होगी जब इसके साथ आप पपिस हो जाएगा। ये सासा जुसरू ये नहीं कि उठाया कहीं भी पेल दिया।
ससदसुरु लगेगा ही ससदसुरु जब उसकी पद संज्ञा हो जाए, और पपिस होने से उसकी पद संज्ञा हो जाती है क्योंकि सुप तिगंतम पदम, जब उसके अंत में सुप आ जाएगा तब उसकी पद संज्ञा हो जाएगी। तो पपिस जब बन जाए, पपीस है ना, पपिस नहीं है, पपीस है, दीर्घ है, तो पपीस जब हो गया तब ससदसो रू लग गया, विराम अवसानम रुत विसर्ग, तो रुत क्या सिद्ध हो गया, पपी ही। ठीक है, अच्छा अब द्विवचन प्रत्यय ले आइए। द्विवचन प्रत्यय क्या है, पपी धन औ। पपी धन औ की स्थिति में क्या होगा, प्रक्रिया लाइए, कोशिश कीजिए प्रक्रिया लाने की। सबसे पहले क्या आता था, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण का क्या होता था, बाद। कौन बात करता था, जिससे पूछेंगे वो बताएंगे। आप बताइए, सामने बैठे हो। हाँ क्यों, आप बताओ, फोन पे हो, कौन सा सूत्र बात करेगा। पपी धन औ की स्थिति में प्रथमयोः पूर्व सवर्णः प्राप्त है। नादीची की वृत्ति क्या थी, इच पर नहीं होना चाहिए। पूर्व निमित्त देखा नहीं, केवल पर निमित्त इच देख लिया। पूर्व निमित्त भी बताइए। और ये अत है क्या, पपी, फिर नाची कैसे बात करेगा, नाची बात कर देगा, नहीं करेगा ना, तो कौन सा सूत्र बात करेगा, दीर्घात जशी च। क्यों करेगा, कारण आप बता दो, जब आप बोल रहे हो सामने से तो कारण भी बताइए, फिर आपकी जिम्मेदारी बन गई। कारण बताइए, ऐसे थोड़ी ना है कि रट्टा मान लिया वो बता दिया झट से, ऐसे नहीं, कारण बताइए तब माना जाएगा। जस पर में होना चाहिए, और इन्होंने तो कह दिया जस पर में होना चाहिए, इनके हिसाब से तो फेल हो गया सूत्र। आप बताइए, फोन पर तो इन्होंने जस पर ही बोल दिया, खाली जस पर में लगता है जी दीर्घात, और तो कुछ कहता नहीं पर में। दोनों चीजें नहीं मांगता है, जस और इच दोनों मांगता है। यहाँ इच पर में है और दीर्घ से पर में मांगता है। दीर्घाजसी को भी निषेध होगा, क्या बताइए आप, नहीं लगेगा, लगेगा, करेगा निषेध। कंफ्यूज नहीं हो, सीधी सीधी बात है। पपीश वो क्या कहता है, सूत्र दीर्घाजसी, उसकी वृत्ति को आप देखो, उसकी वृत्ति क्या कहती है, उसके अनुसार उत्तर दिया करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो उसका पूर्व निमित्त क्या है, पर निमित्त क्या है, क्या पपी धन औ की स्थिति में पूर्व निमित्त और पर निमित्त दोनों दीर्घाजसी पूरे करता है कि नहीं करता है, बस इतनी सी बात देख लो। वृत्ति में लिखी है बात और मुझे बता दो, बस हो गई बात। वृत्ति सामने है, देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो ओपन बुक टेस्ट होते हैं, इसमें क्या बुरी बात है। पपी धन औ की स्थिति में दीर्घाजसी की वृत्ति देखिए। यदि आपने सूत्र ही नहीं सीखा, जो सूत्र पहले पढ़ा दिया, फिर मजा नहीं आएगा। पाठ में तो आगे बहुत सूत्रों की सिद्धि, बहुत रूपों की सिद्धि होनी है। दीर्घाजसी से क्लियर होना चाहिए ना। कोई पूछ लिया आपसे कि दीर्घाजसी से पढ़ लिया कि हाँ पढ़ लिया, तो बताओ पपी धन औ की स्थिति में दीर्घाजसी लगेगा कि नहीं लगेगा। लगेगा तो क्यों लगेगा, और लगेगा नहीं तो क्यों नहीं लगेगा, बस इतनी सी बात है। दीर्घ से जस और इच प्रत्याहार परे हो तो पूर्ण सवर दीर्घ ना हो। लग रहा है, आप बताओ फोन पर, दीर्घाजसी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, नहीं चाहे दोनों कंडीशन नहीं। हाँ इच तो इच है नहीं क्या पर में, नहीं कोई एक मिलना चाहिए ना, कोई एक मिलेगा ना। तो इच तो है ना, इच नहीं है क्या, आप ये बताइए। आप वृत्ति, अच्छा वृत्ति बताइए। दीर्घाजसी, दीर्घ से जस परे हो या इच प्रत्याहार का कोई वर्ण परे हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ न स्यात्, ना हो। इचिचा का मतलब ये है, ये पहले भी बहुत आ चुका, आप इचिचा पूछ रहे हो,
इतने दिन से चा चा पढ़ रहे हो, इची चा का मतलब ये है अथवा में आता है, या तो ये हो या ये हो। इसका अर्थ ऐसे घटित होता है लघु में। और शब्द इसमें कुछ इस प्रकार कार्य करता है कि या तो जस पर में हो या तो इच प्रत्याहार का वर्ण पर में हो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति यदि हो जाए तो पूर्ण सवर्ण दीर्घ नहीं हो। पूर्ण सवर्ण दीर्घ, जो पूर्ण सवर्ण दीर्घ प्रथमयो हो पूर्ण सवर्ण कर रहा था दीर्घा, वहां पर राम की स्थिति में नादची ने उसको काट दिया था, और यहाँ पर दीर्घ से पर में यहाँ पर इच मिल रहा है। यहाँ पर किसने काट दिया पूर्ण सवर्ण दीर्घ को? दीर्घात जसी। आ गई बात समझ में अब? अर्थात दीर्घात जसी यहाँ लग गया, उसका काम था काटने का, निषेध करने का, यानी निषेध उसने कर दिया तो अब कुछ और कार्य करो। वहां पर रामधन आऊ में फिर वृद्धि रेची आगे प्रवृत्त हो गया था, लेकिन यह वृद्धि रेची की बात नहीं। यहाँ पर पपी धन आऊ में आप इको यण चीज लगा दो। ठीक है जी, कब काम करेगा जी? जी, और जस परे हो तो भी करेगा, दोनों में करेगा। हाँ, जस नहीं है इच परे हो काम करेगा। चलो, अब पपी धन औ की स्थिति में इको यणची लगा दीजिए। इको यणची क्या करेगा? यकार आदेश कर देगा। यकार आदेश से क्या हो जाएगा? ये पप, और ये यकार आदेश होगा तो यकार, और औ को मिला दोगे क्या हो गया? पप प्यऊ। तो रूप किससे सिद्ध हुआ है? इको यणची से। ठीक है, लेकिन सूत्र के जो क्रम आए उनको भी सीखना जरूरी है। भले रूप ये इको यणची से सिद्ध हुआ तो सीधे ये नहीं है कि इको यणची लगा दो जी, नहीं। सूत्र का जब उच्चारण करवाया है इन्होंने तो कहा है तो उसको देखना पड़ेगा। अब आगे क्या आ रहा है? और वैसे भी दीर्घात जसी इन्होंने दोबारा ले भी लिया। लघु में दीर्घात जसी पहले पढ़ चुके हम, लेकिन दीर्घात जसी इन्होंने आगे भी ले लिया है। आ रहा है ना सूत्र क्रम, चेदादी नाम वहां से आगे हमने उच्चारण नहीं किया दीर्घात जसी चा का, लेकिन दीर्घात जसी हम पहले पढ़ के आए थे, इसलिए हमें रहा कि चलो पढ़ा हुआ है, भले इन्होंने दोबारा दे दिया। ऐसे कई सूत्र होते हैं, जैसे देखा था हमने हल संधि में विसर्जनीय वहां भी दे दिया था और विसर्ग संधि में वहां भी खड़ा कर दिया था। इसी तरह दीर्घात जैसी पहले भी आ चुका, यहाँ भी रख दिया। अचो रहाभ्याम द्वे के साथ भी ऐसा ही होगा। टेहे में तो खैर निमित्त ही पूरे अलग कर दिए थे, तो इस तरह आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या सिद्ध हो गया? प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में पप्यऊ। फिर क्या आ गया अगला? तो दोनों तो फिर पप्यो पप्यो ही हो जाएंगे। द्वितीय का द्विवचन भी ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा, अब उसमें तो बताने की जरूरत नहीं है। आ गया प्रथमा विभक्ति का क्या? बहुवचन। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कौन सा प्रत्यय आ गया? पपी धन जस। जस में क्या रह गया? अस। अस में क्या है? पूर्ण सवर्ण दीर्घ फिर से आगे खड़ा हो गया। पूर्ण सवर्ण दीर्घ को फिर से निषेध कर दो, तो निषेध करके फिर क्या कर दोगे? वहां भी निषेध हो जाएगा इसका। देखो दोनों जगह काम कर दिया ना इसने, वहां भी यही निषेध कर देगा जस पर में है। तो फिर क्या कर दो? फिर से इको यणची लगा दो। इको यणची विशेष लगता है पपी में, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। इको यणची बार बार लगता है, विशेष क्या बार बार लगता है। पपी धन फिर अस। पपी धन अस की स्थिति में क्या हो जाएगा? पपी धन अस की स्थिति में इकार को यकार आदेश, यकार आदेश पप य और अस है, पर में यकार पूरा हो गया तो क्या हो गया? पप य। तो पप ये रू हो गया, तो रूप क्या सिद्ध हुआ? पप यह। अच्छा जी, द्वितीय विभक्ति आ जाइए। द्वितीय विभक्ति में प्रत्यय क्या आया? हम। संबोधन का करना चाहो संबोधन का कर लीजिए आप। संबोधन का रूप आप जानते ही हैं, उसी तरह हो जाएगा। आप पहले से संबोधन का रूप करते आए हैं, संबोधन में कोई खास इसमें परिवर्तन होता नहीं है। अब आ गया पपी धन हम। हम की स्थिति में क्या करेंगे? पूर्ण सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। पूर्ण सवर्ण दीर्घ का बात करके अमी पूर्व आ जाता है। अमी पूर्व का क्या कार्य है? आप बताएंगे फोन पर। अमी पूर्व का क्या कार्य है? पपी धनम में पूर्व रूप एकादेश। बिल्कुल सही है, पूर्व रूप एकादेश कर दिया तो क्या बन गया? पपिम। और द्वितीय का द्विवचन सिद्ध आप पहले कर चुके हैं, तो द्वितीय का बहुवचन सिद्ध कर लीजिए। पपी धन सस। रह गया अस। अस करने के बाद में क्या करते थे? उसको यहाँ पर आपका पूर्ण संवर्धन कार्य करवा देते थे। इतनी देर से इसको बात करते आ रहे थे, लेकिन ये बहुवचन में कार्य से हम करा लेते हैं। कार्य करा के भी कुछ होना नहीं है। क्यों नहीं होना? वो पहले ही दीर्घ है कि नहीं है? वो पहले ही दीर्घ है तो पपी रहेगा।
तो तस्मात् छसो नपुंसी से क्या हो गया, नकार। तो रूप क्या बन गया, पपीन। अब आ जाइए तृतीया में। तृतीया में क्या आ गया प्रत्यय, पपीधन टा। टा का क्या रह गया, आ। सिंपल साधारण सा आपका इको अणची लगा लीजिए आ में, याद इसको कर दीजिए यकार आदेश, तो क्या बन गया, पप्या। अच्छा तृतीय विभक्ति में आ जाइए, तृतीय विभक्ति के द्विवचन में आ जाइए। द्विवचन में रूप बन गया पपिभ्याम। तो वो तो पपिभ्याम 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 3 जगह बनते हैं द्विवचन में, सबके आप ये जानते हैं, तो वो तो एक जैसे बन जाएंगे, उनकी कोई चर्चा आगे करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे आ जाएंगे पपिधन तृतीया के बहुवचन में। बहुवचन में क्या है, 20। 20 में ससुरु लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पपी भी ही। सामान्य है क्योंकि कुछ खास नहीं है। फिर आ गया डा से आगे चतुर्थी विभक्ति आ गई। चतुर्थी विभक्ति में क्या हो गया, नहीं गे आएगा ना चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति गे में क्या करोगे, चतुर्थी में गकार को भेज दोगे गेकार को, और फिर उसमें क्या रह जाएगा, ए मात्र शेष रह जाएगा। फिर से आप जो है सामान्य सूत्र इको एणची लगा लीजिए। इको एणची लगाने से क्या बन जाएगा, पप ये। फिर पंचमी और षष्ठी में क्या आ जाएंगे, दोनों में, एक में गसी होता है एक में गस होता है, बचता दोनों में अस है। तो दोनों में जब अस बच जाता है उसमें भी सामान्य यण आदेश कर दीजिए अपना, तो वो भी पप यह इस तरह से बन जाएगा। फिर पपीधन ओस आ गया षष्ठी के द्विवचन में, ओस की स्थिति में भी सामान्य रूप से इको एणची लगा दीजिए, क्या बन गया, पप यो हो। फिर आ गया आपका आम। आम की स्थिति में क्या करेंगे, आम की स्थिति में नुटागम करेंगे, तो नुटागम से क्या बन जाएगा, फिर नाम ही भी लगेगा, पपी नाम बनेगा। आम इसमें पपीधन आम में नुटकागम होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। होगा नुटकागम, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कारण बता देना मुझे। असली तो अभी आया है बात निकल के। इसमें जो सूत्र लगता है वो अश्वन धापो नुट है, उसमें नद्यापो हाँ नदी संज्ञा वाला हर्षवंत अंग मांगता है, हाँ हर्षवंत अंग मांगता है, लेकिन ये हर्षवंत है क्या, नहीं है। नदी संज्ञा भी इसकी नहीं है, तो हर्ष नद्यापो हर्ष नद्यापो नुट नहीं लगेगा। फोन पर समझ में आई आपको ये बात, ऐसा क्यों बोला आपने, क्योंकि ना तो इसकी नदी संज्ञा है, नदी संज्ञा तो इसकी है नहीं पपी शब्द की, तो वो या तो हर्ष में लगता है या नदी संज्ञा में लगता है। ना तो इसकी हर्ष संज्ञा है, वो हरि इत्यादि तो हर्ष संज्ञा वाले थे, उनके हर्षवंत अंग थे वो, उनमें लग गया ना, ये नद्यांत है नहीं लगेगा। तो बस सामान्य इको एणची लगा के मिला दीजिए आप, उसमें क्या है, तो रूप क्या बन गया, पप्याम। तो इसमें इको एणची ही लग रहा है, आप ये बात थोड़ा पक्का रखिए। फिर पपीधन क्या आ गया, ई में रह गया क्या, ई। बस इसमें पहले क्या कर दीजिए आप, सीधे अका सवर्ण दीर्घ लगा दीजिए। इसमें इसने अका सवर्ण, ये थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ इसमें अका सवर्ण दीर्घ लग गया, अका सवर्ण दीर्घ से क्या बन गया, पपी। ठीक है, पपी बन गया। फिर आपका पप्यो हो तो पहले बना हुआ था, और पपीधन सु में आप जानते ही हैं, आदेश प्रत्यय कर दोगे सु को मिलाने से पपी सु बन जाएगा। तो रूप चलेगा पपी ही पप्यौ पप्यः पपीम पप्यौ पपीन पप्या पपीभ्याम पपीभिः पप्ये पपीभ्याम पपीभ्यः पप्यः पपीभ्याम पपीभ्यः पप्यः पप्योः पप्याम पपी पप्योः पपीषु हे पपीः हे पप्यौ हे पप्यः पप्यः। ठीक है, ये पपी का रूप था, इसमें सूर्य के लिए है ये। तो इस तरह ये पपी का हो गया, और इसी तरह से आगे कह रहे हैं, हो गया पपी पपी सूर्य इत्यादि ये हो गए। ऐसे ही जो है पपी के तरह ही जो है और भी कई रूप सिद्ध होते हैं पपी की तरह। जैसे एक रूप होता है वात प्रमी, वो एक होता है पपी की तरह ही वो सिद्ध होता है वात प्रमी, और एक यही होता है मार्ग के लिए। ये है ना शब्द, देखो पपी की तरह ही सामान्य इको एणची लगा के उनसे, ये जितना हो सके जिसके पास समय हुआ करे, ये आदि रूप को भी सिद्ध किया करे, अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक है ये मार्ग के लिए होता है, रास्ता मार्ग, ठीक है। और दूसरा है वात प्रमी, एक शब्द है ये यही, और दूसरा है वात प्रमी। वात प्रमी, ये दो शब्द है, एक पपी है
उसी के जैसा यही चलेगा, एक वातप्रमी। तो यही का मतलब मार्ग, और वातप्रमी का अर्थ जो होता है वो, अब जो जिन्होंने भारत से भिन्न का कोई ज्ञान नहीं है तो वो उसको कहते हैं कि ये हिरण को ही कहते हैं, क्योंकि वातप्रमी का अर्थ होता है वायु के जितने तेज जो चले, ऐसा। तो लोग सोचते हैं कि भाई हिरण बड़ी तेज भागता है, लेकिन इनको थोड़ा और ज्यादा आइडिया रहता है, वो कहेंगे कि नहीं, कंगारू तो हिरण से भी ज्यादा तेज भागता है, तो ये कंगारू के लिए वातप्रमी शब्द हो सकता है। हिरण के लिए, जिनको हिरण का पता है, हिरण कहीं, कंगारू तेज भागता है ना, कंगारू बच्चे को लेके उछलता जंप मारता हुआ, ऑस्ट्रेलिया में होता है, आप सब लोगों को पता है, भारत में कहीं कहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा है, वहाँ का वो नेशनल वो भी है, राष्ट्रीय पशु है उनका, वो पीछे की 2 टांग बड़ी आगे की छोटी, बच्चे को लेके वो, तो उसकी स्पीड जो होती है वो वायु जैसी सी होती है, तेज होती है। तो ये हो गया इसका वातप्रमी को ये कंगारू शब्द के लिए या मृग शब्द के लिए भी कह सकते हैं, हिरण के लिए भी कह सकते हैं। अच्छा, अब हमारा जो है ये शब्द पूरे हो गए, कौन से? अब दीर्घ इकारांत में सबसे पहला जो हमारा शब्द था वो पपी ही शब्द जो है हमारा, पपी पूर्व हो गया, पूर्व हो गया पपी। हाँ, वात प्रमादय, हाँ वात प्रमादय, टिप्पणी इन्होंने क्या दी है वात प्रमादय पर? 1 नंबर, वात प्रमेय शीघ्रगामी हरिण इत्यर्थ, शीघ्रगामी लिखा है तो शीघ्रगामी की बात बताई थी, हरिण इत्यर्थ के लिए हिरण इत्यादि के लिए लिख दिया। अब फिर जो है आगे एक और आ रहा है, कह रहे हैं बहवयः श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रेयसी, बहुश्रेयसी शब्द आ रहा है। इसकी भूमिका थोड़ी समझ लेंगे, समय रहेगा आगे बढ़ेंगे, नहीं तो भूमिका तो कम से कम सुन ही लेंगे। बहुश्रेय, क्योंकि आप लोग फिर उस पर चिंतन भी कर लेंगे। बहुश्रेयसी जो शब्द है वो बहु शब्द स्त्रीलिंग में, बहु जो शब्द है उसको स्त्रीलिंग में वैवादिभ्यश्च सूत्र से गी प्रत्यय होता है, गीश प्रत्यय। तो गीश प्रत्यय होते ही शब्द जो है, बहु जो शब्द है वो स्त्रीलिंग हो गया कि नहीं हो गया? ये समझना, इसकी फिर आगे जरूरत पड़ेगी कि स्त्रीलिंग शब्द है, ऐसे स्त्रीलिंग होते हुए पुल्लिंग में क्यों है, कैसे है, इस बात को समझना जरूरी है। और जो बहु के साथ दूसरा शब्द क्या है? श्रेयसी। तो श्रेयसी शब्द बनता है, प्रशस्य शब्द है, प्रशस्य शब्द आगे पढ़ेंगे आप, ये प्रशस्य शब्द है, उसमें द्विवचन विभज्योपपदे सूत्र से ईयसुन एक प्रत्यय होता है, ईयसुन, ईयसुन प्रत्यय होता है, वो ईयसुन प्रत्यय होके प्रशस्य श्रह से उसमें जो आगे जो आपको प्र शब्द है उसमें श्रय आदेश हो जाएगा। तो इस तरह से उगितस्य इत्यादि सूत्र लगने के बाद ये जो रूप है उसमें भी गी प्रत्यय हो गया, वो भी स्त्रीलिंग के लिए प्रत्यय है। तो ये श्रेयसी शब्द भी जो है वो भी स्त्रीलिंग ही हो गया, और ये बहु शब्द भी ऐसे तो स्त्रीलिंग ही बन गया, नहीं बन गया? तो शब्द तो ये स्त्रीलिंग है, लेकिन जब ये समास में चलते हैं, बहु और श्रेयसी को जब समस्त पद बना देते हैं, जब ये समास में चलते हैं, तो समास में चलने के बाद जो इनका अर्थ होता है वो पुरुष अर्थ हो जाता है। इन्होंने स्पष्ट लिखा है ना, बहव्यः श्रेयस्यो यस्य स बहु श्रेयसी, यानी बहुत श्रेय, जिनका बहुत श्रेय, श्रेयसी किसके लिए है? श्रेयसी मतलब वो जो जिनका बहुत जो प्रशंसनीय हो, कल्याण चाहने वाली हो, ऐसी स्त्रियां हो, बहुत स्त्रियां हो किसी की, और वो भी स्त्रियां साधारण नहीं हो, बड़ी प्रशंसनीय स्त्रियां हो, क्योंकि उनकी प्रशंसा बहुत हो, वो हमेशा जो है अपने, जिनकी वो स्त्रियां कल्याण चाहती हो, तो ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए ये शब्द फिर कहते हैं। तो बहुश्रेयसी का मतलब क्या है? जिनकी बहुत सी जो है, श्रेयसी मतलब कल्याण चाहने वाली, प्रशंसा करने वाली स्त्रियां हो, ऐसे को क्या बोलते हैं? बहुश्रेयसी। तो श्रेयसी शब्द स्त्रीलिंग था, और बहु शब्द, लेकिन जब इस समास में आया तो समास में आके जो बहुश्रेयसी का जो अर्थ निकला, वो बहुश्रेयसी का अर्थ जो है वो पुरुष हो गया, यानी वो उसका पुल्लिंग में। तो बहुश्रेयसी शब्द जो है वो पुल्लिंग में चलेगा। वस्तुतः श्रेयसी शब्द जो है वो वैसे स्त्रीलिंग है, लेकिन जब समास किया और बहुश्रेयसी शब्द बनाया तो वो पुल्लिंग है। तो इससे, क्योंकि इसकी चर्चा से फिर आगे कुछ बात होगी, इसलिए फिर इसको हम कल देख लेंगे। और ये बहुश्रेयसी शब्द अब पुल्लिंग में चलेगा, लेकिन स्त्रीलिंग के किस गुण का हम इसमें लाभ उठाएंगे, और क्यों स्त्रीलिंग की हमने चर्चा की, प्रसंगवशात की या व्यर्थ ही सुना दी, इस बात को आप कल देखना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।